हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ शिवा आईएएस। सो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानेंगे, जैसे कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कब आते हैं, प्रीलिम्स कब होता है, मेंस कब होता है एंड सो ऑन। इन सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानने के बाद आज का हमारा वीडियो लेक्चर मेनली फोकस्ड होगा ऑन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हम ये जानेंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम में कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, सिलेबस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहते हैं, कट ऑफ कितना रहता है, और लास्टली हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस एग्जाम के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज अवेल करने चाहिए सो दैट वी कैन इजीली क्रैक द एग्जाम। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यूपीएससी मेंस और स्टेट सर्विसेज एग्जाम के बारे में वी विल मेक separate videos. So time is more valuable than money. You can get more money but you cannot get more time. तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आप सभी लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, और स्पेशली तब जब आप इंडिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एवरी मिनट काउंट्स, आपके लिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 1.5 साल की जर्नी है आपकी यूपीएससी की, जब से आप फॉर्म भरते हैं तब से और फाइनल रिजल्ट आने में लगभग 1.5 साल का समय लगता है। और इस 1.5 साल में आपको एक बहुत बड़ी तपस्या करनी है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने समय की कीमत को जानें और उसको बचाने की कोशिश करें। ऑलराइट, so first of all let's have a look on general details about the civil services exam। सबसे पहले छोटी छोटी कुछ बातें इस एग्जाम के बारे में उन्हें हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि आखिर इस एग्जाम को कराता कौन है। तो हम देख सकते हैं कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम की कंडक्टिंग बॉडी है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यह एक संवैधानिक निकाय है। अब बात करते हैं कि आखिर इस एग्जाम में हर साल लगभग कितने कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। तो लगभग 5 लाख के आसपास कैंडिडेट्स हर साल इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। इट इज़ अ वेरी बिग नंबर। हालांकि फॉर्म भरने वालों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा होती है, बट एक्चुअली जो अपीयर होने वाले सिंसियर कैंडिडेट होते हैं दे आर अराउंड 5 लाख। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो हर साल इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि लगभग 800 से 1100 वैकेंसीज हर साल इस एग्जाम में होती हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसका नोटिफिकेशन या फॉर्म कब इशू होते हैं। तो अराउंड फरवरी इसके फॉर्म आते हैं, और उसके बाद आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम होता है फॉर्म फिल करने के लिए। और इसके बाद अराउंड जून इसकी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स होता है, और अराउंड सितंबर अक्टूबर इसका मेंस होता है। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उनका एग्जाम फिर मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा सितंबर अक्टूबर में होती है। लगभग 5 से 6 दिन का ये शेड्यूल रहता है। लास्टली हम बात करेंगे कि आखिर इस एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज कितनी है। तो अबाउट 24 सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आखिर इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए जानने वाली है कि आप इस एग्जाम के लिए योग्य हैं या नहीं हैं, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले एज लिमिट की हम बात करते हैं। तो कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो फॉर जनरल कैंडिडेट it is 21 to 32 years, and for OBC 21 to 35 years, and for SC ST 21 to 37 years। वन थिंग इज क्लियर कि आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, अगर आपकी एज 21 से कम है तो आप इस एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं। इफ योर एज इज बिलो देन 21 ईयर्स यू कैन नॉट अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। ऑलराइट, इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो कैटेगरी वाइज फॉर जनरल कैंडिडेट्स देयर आर 6 अटेम्प्ट्स, एंड फॉर ओबीसी 9 अटेम्प्ट्स, एंड फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अप टू द एज लिमिट। तो हमने इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश की कि एज लिमिट क्या रहती है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा कि अगर सपोज दैट आपने फॉर्म भरा है और आप किसी कारण से एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, सपोज दैट बीमार पड़ गए या कोई और इंपॉर्टेंट काम आ गया, या आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं है, और अगर आप एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं तो योर अटेम्प्ट विल नॉट बी काउंटेड। केवल फॉर्म भरने से आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। बट अगर आप जिस दिन एग्जाम है उस दिन एग्जाम में अगर किसी भी एक पेपर में आप अपीयर हो जाते हैं, पेपर में अपीयर होने का मतलब है कि आप अटेंडेंस शीट पर अगर आप सिग्नेचर कर देते हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, चाहे बेशक फिर आपने सेकंड पेपर क्यों ना छोड़ दिया। राइट, लेकिन केवल फॉर्म भरने से आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए जानने वाली है कि अगर सपोज दैट किसी कारण से आपका फॉर्म भरते हो आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप उसमें फिल करना भूल गए हैं, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप एक दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें आपको जो ध्यान रखना होता है वो ये कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होती है।
आपको उस रजिस्ट्रेशन आईडी को कहीं नोट करके अच्छे से रख लेना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं होगी तो आप अपना एडमिट कार्ड जो हॉल टिकट होता है वो कैसे डाउनलोड करेंगे, तो एक तो उसके लिए ज़रूरी है। अब अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, तब फिर आप कौन सी रजिस्ट्रेशन आईडी यूज़ करेंगे, तो उसके लिए जो हायर रजिस्ट्रेशन आईडी होती है वो यूज़ की जाती है। इसलिए आप जितने बार भी फॉर्म भरें, आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी को नोट करके रखें और जब आप हॉल टिकट के लिए ऑनलाइन जाएँगे उसको डाउनलोड करने के लिए, तो जो हायर रजिस्ट्रेशन आईडी होगी उसका आप लोग यूज़ करेंगे। ऑलराइट? तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। आखिर शैक्षिक योग्यता क्या है? तो इसके लिए यूपीएससी सिंपल आपसे डिमांड करता है कि यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम। आपके पास स्नातक की केवल डिग्री होनी चाहिए, आप यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की। अब यहाँ पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, 40% है, 45% है, 50% है, आप सेकंड डिविजनर हैं, थर्ड डिविजनर हैं, इसका कोई फर्क इस एग्जाम के लिए इसमें नहीं पड़ता है। तो सिंपल आपको केवल एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ऑलराइट, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम। अब हम इस एग्जाम के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, दिस एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये एग्जाम कुल मिलाकर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। ऑलराइट, अब इसमें थोड़ा हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, यानी प्रारंभिक परीक्षा की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज आपके लिए जानना ये है कि ये जो एग्जाम होता है ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है और टोटल 400 मार्क्स का होता है। यानी कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से आपको सही आंसर पे टिक करना होता है। ऑलराइट, अब हम बात करें कि आखिर इस एग्जाम में कितने पेपर होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, तो देर आर 2 पेपर्स। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडीज, इसमें जो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं। इट मींस कि यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और जो टोटल टाइम अलॉटेड है इस पेपर के लिए दैट इज 2 आवर्स। ऑलराइट, अब सेकंड जो पेपर होता है वो सीसेट कहलाता है, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस होते हैं दे आर 80 क्वेश्चन इस पेपर में होते हैं, लेकिन मार्क्स वही 200 होते हैं और टाइम भी 2 घंटे इसके लिए निर्धारित है। ऑलराइट, तो 2 पेपर प्रारंभिक परीक्षा में होते हैं, जनरल स्टडीज और सीसेट। अब सीसेट का जो पेपर है उसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए जानने वाली ये है कि इट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। ये पेपर क्वालिफाइंग प्रकृति का है। अब क्वालिफाइंग होने का मतलब है कि इस पेपर में आपको कम से कम 33% मार्क्स गेन करना जरूरी है। अगर आपके 33% मार्क्स इस पेपर में नहीं होते हैं तो क्या होगा फिर? देन आप फेल होंगे और फेल होने का मतलब है कि योर जीएस पेपर 1 विल नॉट बी इवेल्युएटेड। अगर आप सीसेट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका जनरल स्टडीज का पेपर, उसमें चाहे आपने कितना भी अच्छा किया हो, आपका वो पेपर चेक नहीं होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट इफ सीसेट इज नॉट क्वालिफाइड देन जीएस पेपर 1 विल नॉट बी इवेल्युएटेड। ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है इन दोनों पेपर के बारे में कि इन दोनों पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इट मीन्स कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन का मार्क्स आपका गया। इन दोनों पेपर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात आपको जानना है, वो ये कि ये दोनों पेपर के मार्क्स फाइनल स्कोर के लिए काउंट नहीं होते हैं। इट इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ये केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह है। इट मींस कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं ओनली देन यू कैन अपीयर इन मेंस एग्जाम। ऑलराइट, तो ये हमने जाना प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम टोटल 1750 मार्क्स का होता है, 1750 नंबर का ये पेपर होता है। इट इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर, यहाँ आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। इसमें टोटल कुल मिलाकर पेपर होते हैं 9। अब देख सकते हैं कौन कौन से 9 पेपर होते हैं। तो 2 पेपर इसमें क्वालिफाइंग नेचर के हैं, सभी के लिए कंपलसरी है। एक होता है जनरल इंग्लिश और एक होता है एनी इंडियन लैंग्वेज। तो 8th शेड्यूल में जितनी भाषाएं उसमें से कोई भी एक भाषा ले सकते हैं आप इसमें। सपोज दैट अगर आप नॉर्दर्न इंडिया से हैं तो आप हिंदी लेंगे ऑब्वियसली, साउथ इंडिया से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई भी लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में मेंशन है वो आप इसमें ले सकते हैं। ये दोनों जो पेपर होते हैं 300 मार्क्स के होते हैं। क्वालिफाइंग होने का मतलब है कि इन पेपर के जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। इसके बाद फिर जीएस के पेपर होते हैं जो 1000 मार्क्स के होते हैं। इसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस 3 एंड जीएस 4 कुल मिलाकर 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं और हर पेपर 250 मार्क्स का होता है। इसके बारे में हम डिटेल में जब मेंस के लिए वीडियो बनाएंगे उसमें और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक पेपर निबंध का होता है, ऐसे का होता है, दैट इज ऑफ 250 मार्क्स, वो 250 नंबर का होता है। फिर इसके बाद आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ता है, उसके भी 2 पेपर होते हैं। ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होता है ये 500 नंबर का होता है। ये 2 पार्ट में डिवाइड है, पेपर 1 250 मार्क्स और पेपर 2 250 मार्क्स। ऑलराइट,
ये दिस इज ऑल अबाउट मेंस एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि ये दोनों पेपर जो होते हैं, जीएस पेपर 1 और सीसेट, ये दोनों एक ही दिन होते हैं। सुबह और दोपहर 2 मीटिंग में होते हैं पेपर। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिन होते हैं, एक ही दिन में ये दोनों पेपर हो जाया करते हैं। तो हमने प्रीलिम्स जाना और हमने मेंस जाना। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू होता है दैट इज 275 मार्क्स का, कुल 275 नंबर का साक्षात्कार इसमें होता है, राइट। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो बेसिकली फोकस होगा प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। तो हमने जनरल पैटर्न को समझ लिया कि आखिर कितने पेपर होते हैं, प्रीलिम्स में कितने होते हैं, मेंस में कितने होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, ये सब चीजें हमने समझ ली। हम प्रीलिम्स के एग्जाम को थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट। और इसमें सबसे पहले हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा कि प्रीलिम्स में जो पहला पेपर होता था जनरल स्टडीज का, अगर उसका हम सिलेबस देखते हैं तो हम देखते हैं जो पहला टॉपिक है इसमें दैट इज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इस सेक्शन से भारत और विश्व दोनों के जो भूगोल है वहां से क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें कुछ चीजें मेंशन की हुई है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी आर्थिक और सामाजिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। तो कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं पर्टिकुलरली यहीं से क्वेश्चन आएगा, जस्ट आपको एक हिंट दिया गया कि इस तरह के टॉपिक से जुड़े हुए जो इश्यूज होंगे वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। और फिर जो लास्ट में हमारा टॉपिक है दैट इज जनरल साइंस, यानी सामान्य विज्ञान, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 1। ये जीएस पेपर 1 का सिलेबस है। अब सिंपल, जैसा कि इस पेपर का टाइटल आपने देखा कि जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन, इट मींस कि ये जो टॉपिक हैं या ये जो आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो ये एक्सपेक्टेशंस है कि आपको एक जो कॉमन मैन होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा इन टॉपिक्स के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। आपको कोई पीएचडी नहीं करना है, कोई रिसर्च नहीं करना है, एंड बेसिकली हम कह सकते हैं कि यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सिंपल सी अगर मैं एक बात कहूं कि इसमें आपको एक फंडा फॉलो करना है कि समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग, राइट। तो अब इसी तरीके से हम सेकंड पेपर को देखते हैं दैट इज सी सेट। टाइम वही 2 आवर्स है, 200 मार्क्स है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास? तो सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में आते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी ऑफ क्लास 10th लेवल। तो इसमें बेसिकली थोड़ा सा मैथ्स आपको स्टडी करना पड़ेगा। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल 10th लेवल का ही मैथ्स इसमें पूछा जाता है। इस पर हम थोड़ा और आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, ऑलराइट। अब हमने प्रीलिम्स के दोनों पेपर को हमने देख लिया, सिलेबस देख लिया हमने, जीएस पेपर 1 में क्या सिलेबस है, सीसेट में क्या सिलेबस है। अब बात करते हैं हम लोग रिसोर्सेज की, यानी बुक लिस्ट की। तो हम टॉपिक वाइज इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था जीएस पेपर 1 का दैट इज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो अब ये कहाँ से हमको प्रिपेयर करना है, उसके लिए रिसोर्सेज कुछ मेंशन किए गए हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स इसके लिए हो सकता है द हिंदू न्यूज़पेपर, राइट। इसके अलावा कुछ और सोर्सेज हैं। योजना मैगजीन गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, ये हर महीने मैगजीन आती है, पतली सी मैगजीन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इंडिया ईयर बुक एक आती है, ये भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है। अब वैसे ये बुक बहुत बल्कि है बट आपको सेलेक्टिवली इसमें स्टडी करना है। इसके अलावा पीआईबी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज आपको जो है वो डेली आपको अपनी हैबिट में शामिल करना, उनकी डिबेट को सुनना, उसको जो है अपनी आदत में डालना है। एंड मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन एंड वीडियोस, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, इनका आप यूज करें। देखिए बहुत ज्यादा है आपको, हालांकि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है करंट अफेयर्स की, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए वो ये हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि केयरफुल यूज ऑफ ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रिक्टली फॉर लर्निंग एंड रिवाइजिंग एंड नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। जब भी आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो आपको बहुत केयरफुली उस पर काम करना है। होता क्या है कि एक बार आप इंटरनेट पे गए तो आपका बहुत सारा टाइम उसमें किल हो जाता है, बट मेरा आपके लिए सजेशन है कि बहुत केयरफुल रहना है आपको। आपने जो शेड्यूल बनाया है उसमें जितना टाइम आपने ऑनलाइन स्टडी के लिए आपने फिक्स किया, प्लीज आप उसी पे फोकस रहें, उसी पर स्टिक रहें, उससे ज्यादा आप इसमें टाइम ना दें। ये कुछ मैगजीन की पिक्चर्स हैं, जैसे क्रॉनिकल मैगजीन है वो आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके अलावा दृष्टि मैगजीन हो सकती है, उसका आप यूज कर सकते हैं।
इसी तरीके से ये योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन है। अब कुरुक्षेत्र मैगजीन की बात करें, अगर आप पढ़ लेते हैं तो इट इज़ वेरी गुड, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट योजना यू कैन नॉट स्किप। योजना मैगजीन को तो आपने पढ़ना ही है। ऑलराइट, जो सेकंड टॉपिक है जीएस पेपर 1 में, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें हम बात करें तो हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एंशिएंट और मिडिवल के लिए रिसोर्सेज हमारे पास क्या-क्या होने चाहिए। तो देखिए, हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से। क्लास 6 टू 10th की एनसीईआरटीज़ आप जो है सबसे पहले वो स्टडी करिए। इसमें टॉपिक भी टाइटल भी दिया हुआ है, थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके अलावा ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th, आर.एस. शर्मा इसके राइटर है, वो बहुत अच्छी आपके लिए हो सकती है। और इसके अलावा हमें न्यू एनसीईआरटीज़ 11th 12th की वो भी हमें स्टडी करनी है। मेनली फोकस करना ऑन आर्ट एंड कल्चर, यानी कला और संस्कृति पर हमें फोकस करना है। और इसके अलावा तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की क्लास 11th की बुक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसके लिए रहेगी। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, बट हम एंशिएंट और मिडिवल को भी बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। हालांकि मिडिवल से बहुत कम क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, और एंशिएंट से भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बेसिकली आर्ट एंड लिटरेचर एंड कल्चर, इन सारी चीज़ों पर फोकस है। तो जब आप एंशिएंट मिडिवल को आप स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ फोकस ऑन आर्ट एंड कल्चर, इस पे आपको ध्यान देना है। ऑलराइट, इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट अगर हम देखते हैं तो चूंकि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो इसके लिए अगर रिसोर्सेज की बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12th, बिपिन चंद्रा इसके राइटर हैं, वो आप ज़रूर स्टडी करिए। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बुक आती है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम की बुक है, राजीव अहीर सर की बुक है। ये बहुत बहुत अच्छी बुक है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, आप केवल इस बुक से भी पढ़ के अपना काम चला सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने से बेसिकली क्या होगा कि आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस मेकिंग हो जाएगी, और उसके बाद अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप मैक्सिमम फ़ायदा इस बुक का उठा पाएंगे। इसके अलावा एक और बुक मेंशन की हुई है यहाँ पर, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इसके राइटर हैं बिपिन चंद्रा सर, यानी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ये बुक भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हालांकि ये बुक भी बल्कि है, और आपको इसको पढ़ते हुए ऐसा नहीं कि आपको सारे टॉपिक कवर करने, कुछ इस टॉपिक्स इसमें बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं, उन टॉपिक्स को आपको इस बुक से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। अब इसके अलावा तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12th की हिस्ट्री बुक है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपको एंशिएंट मिडिवल पढ़ते हुए आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करना, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको ये जो बुक पढ़नी है वो मैंने आपको बताई। ये देखिए, बुक्स की मैंने पिक्चर भी डाली हुई है। बिपिन चंद्रा सर की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसी तरीके से स्पेक्ट्रम की जो बुक है ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। ये दोनों बुक बहुत बहुत अच्छा है, दीज आर मोर देन सफिशिएंट। ऑलराइट, तो हिस्ट्री तैयार करते हुए आपको आर्ट एंड कल्चर पर मेन फोकस रखना है अपना, पर्टिकुलरली इन फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। इसके लिए अगर हम सोर्सेज की बात करें तो एनसीईआरटी 11 12 की जो मैंने पहले बताई थी भी आपको, उनको आपको अच्छे से पढ़ के अपने खुद के नोट्स बना लेने चाहिए। इसके अलावा अगर किसी एक बुक की बात करें तो एक बहुत अच्छी बुक आती है नितिन सिंघानिया सर की, दैट इज इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो ये एक बहुत अच्छी किताब है, इसमें एनसीईआरटी भी कवर है काफ़ी हद तक, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सीसीआरटी वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हैं। सीसीआरटी यानी सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। तो इसकी वेबसाइट पर जाकर आप अपने आर्ट एंड कल्चर के नोट्स को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया। देखिए, ये बुक्स की पिक्चर आपके सामने है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैक्रो हिल की बुक है, इसको आप ज़रूर ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, राइट, या यू कैन आइदर परचेज इट। अब बात करें कि आखिर न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में डिफरेंस क्या है, तो एक मोटा सा डिफरेंस हम ये समझ सकते हैं कि जो ओल्ड एनसीईआरटीज है उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी राजनीतिक इतिहास बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, यानी किंगडम्स, इंपॉर्टेंट किंग्स, इनके रिफॉर्म्स क्या थे। तो राजनीतिक इतिहास की बहुत अच्छी समझ के लिए ओल्ड एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, और न्यू एनसीईआरटी है उनमें मेनली फोकस है आर्ट, लिटरेचर, कल्चर पे, राइट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी। आपको दोनों ही पढ़नी है, राइट, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके लिए आखिर रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी को ही स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 टू 10th, इसमें जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपको सब स्टडी कर लेने चाहिए। इसके अलावा एनसीईआरटी क्लास 11 12th, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भौतिक भूगोल के लिए, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए गोची लियोंग की बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना केवल आपको प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी काफ़ी हेल्प करेगी, राइट। और अगर एक सिंगल बुक की बात करें भारत के भूगोल के लिए, तो माजिद हुसैन सर की बुक बहुत अच्छी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, वो आप ले सकते हैं। अब इसके अलावा जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो आपके पास एटलस जरूर होना चाहिए। आप चाहे ऑक्सफोर्ड का एक एटलस ले लें या ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस ले लें, बट वो आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा आपका जो स्टडी रूम है
उसकी वॉल पर एक मैप भी होना चाहिए, पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड का होना चाहिए, फिजिकल मैप होना चाहिए, इंडिया के होने चाहिए, ताकि उठते बैठते चलते फिरते आप उसको बार बार देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको उस मैप को देखकर ही क्लियर हो जाएंगी। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ऑलराइट, देखिए ये एनसीईआरटी बुक्स हैं ज्योग्राफी के लिए, क्लास 6 to 10th, पतली पतली बुक्स हैं, यू कैन इजीली कवर देम। ये माजिद हुसैन सर की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, तो ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए। अब इसके लिए केवल एक ही सोर्स को मैं मेंशन करूंगा, दैट इज एम लक्ष्मीकांत सर की बुक इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे आती है। इट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। आप अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हैं तो इस बुक को आप पढ़िए, बट आपको करना क्या है कि बिफोर प्रीलिम्स कम से कम 4 to 5 रीडिंग्स आपको इस बुक की लेनी चाहिए। इससे बाहर क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी पॉलिटी से नहीं मिलेगा। ऑलराइट, इसके साथ साथ आपको करना क्या है कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें जो करंट इश्यूज होते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़े हुए, उनको आपको स्टडी करना है, उनको समराइज करके अपने नोट्स आपने बना लेना है। ऑलराइट, तो ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात की हमने। ये बुक है सर की, 6 एडिशन इसका नाउ अवेलेबल है। इंडियन पॉलिटी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मोर देन सफिशिएंट है बुक पॉलिटी के लिए, आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ लोग जो है आपको डीडी बसु भी सजेस्ट करेंगे, बट माई सजेशन इज दैट कि आप केवल स्टिक विद दिस बुक ओनली। ऑलराइट, अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास। इसके लिए सबसे पहले एनसीईआरटी 11th 12th की आप लोग स्टडी करिए। फिर रमेश सिंह सर की एक बुक आती है इंडियन इकोनॉमी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अलावा संजीव वर्मा सर की बुक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। हालांकि ये बुक आपको मेंस में बहुत अधिक हेल्प करेगी, लेकिन प्रीलिम्स के ड्यूरिंग भी अगर आप इसको स्टडी कर लेते हैं तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे समरी और बजट भी आपको प्रिपेयर करना है, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, इन पे भी आप नजर रख के जाएंगे। और साथ साथ आपको फिर से वही कि जो करंट टॉपिक्स हैं, जो करंट इश्यूज हैं, वो उनकी लिंकिंग करनी है द हिंदू न्यूज़पेपर से या किसी और न्यूज़पेपर से जो भी आप पढ़ते हैं। ऑलराइट, चलिए ये इकोनॉमिक्स की बुक है, क्लास 12th की है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये बुक है। इसके अलावा 11th में बुक आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमी की आपको इन बुक से मिलेगी, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये रमेश सिंह सर की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, मैकडॉयल की बुक है ये भी। ऑलराइट, अब हम अगले टॉपिक की बात करें, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो इसके लिए हम सबसे पहले वही एनसीईआरटी बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे 12th क्लास की। इसमें केवल एनवायरमेंट के चैप्टर से वो आप सारे पढ़ लीजिए अगर आप सारा नहीं भी पढ़ते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक के लिए शंकर आईएएस की बुक जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा उसमें बहुत सारे टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। कुछ टॉपिक्स आप जो है डीआर खुल्लर से कवर कर सकते हैं, या डॉक्टर रवि अग्रहारी की बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है, उससे भी आप कवर कर सकते हैं। जनरल साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ें 6 to 10, बहुत सिंपल से कॉमन क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं। एक मैगजीन आती है साइंस रिपोर्टर, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर रवि अग्रहारी की बुक है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मेनली ये जो टॉपिक है ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसके लिए प्लीज गो थ्रू द हिंदू न्यूज़पेपर। उसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन आता है वो आप यूज कर सकते हैं। उसमें मैं आपको बताऊं, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे संडे को पेज नंबर 14 और 15 को आप स्टडी करें। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे आप जो है पेज नंबर 7, 10, 11 और 14 या 18 आप जो है स्टडी कर सकते हैं। तो करंट के लिए आप लोग हिंदू न्यूज़पेपर को जो है उससे अपडेट रहें, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट जीएस पेपर 1 इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मैंने आपको सिलेबस बताया, मैंने आपको बुक लिस्ट बताई। ये जो मैंने आपको बुक लिस्ट बताई है ये मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स हैं, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूं, बाकी मर्जी आपकी, आप कहीं से भी पढ़ें, राइट। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की, जो सीसेट कहलाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका सिलेबस हमने पहले देख लिया था, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, सिलेबस आपके सामने है। तो सीसेट में हम सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की। देखिए देयर विल बी सर्टेन पैसेजेस विच आर गिवन इन द एग्जाम एंड बेस्ड ऑन दैट पैसेजेस सम 4 to 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। यानी आपको कुछ पैसेजेस दिए होंगे और उन पैसेजेस के आधार पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पैसेजेस को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके आधार पर उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको हम प्रिपेयर कहाँ से करें, तो इसके लिए जो न्यूज़पेपर्स है उनके एडिटोरियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर इंग्लिश आप द हिंदू न्यूज़पेपर है, वो तो आपने पढ़ना ही पढ़ना। और हिंदी मीडियम के लिए आप जनसत्ता या दैनिक जागरण का जो नेशनल एडिशन होता है उसके आप एडिटोरियल को आप जो है यूज कर सकते हैं। इसके लिए और ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। जो एडिटोरियल होते हैं उनको आपको ढंग से पढ़ना है और फिर उनको समराइज करके पॉइंट फॉर्म में अपने रजिस्टर में आपको नोट कर लेना है। ऑलराइट,
इसके अलावा आगे देखेंगे तो इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो टॉपिक्स हैं इनके लिए एक बुक बहुत अच्छी है, दैट इज आर.एस. अग्रवाल बुक ऑन लॉजिकल रीजनिंग। तो आर.एस. अग्रवाल सर की जो बुक है लॉजिकल रीजनिंग पे, वहां से ये तीनों टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फॉर जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके लिए आप बेटर होगा कि आप जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं उनको बार बार सॉल्व करें और उन जैसे और टॉपिक्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं। अदरवाइज आप 9th-10th की जो एनसीईआरटी है वहाँ से आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अब इस पेपर के लिए अगर हम किसी एक पर्टिकुलर बुक की बात करें तो मैग्रो हिल की एक बुक आती है सीसेट मैनुअल पेपर सेकेंड, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस बुक में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को भी विद सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आपको जो है और ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाएगी। ऑलराइट, तो अब तक हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि सॉरी प्रीलिम्स में जो पेपर होते हैं जीएस पेपर 1 और सीसेट, उसका सिलेबस हमने देखा और उसके लिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट के बारे में बताया। चलिए बात करते हैं कि प्रीलिम्स में जो जीएस पेपर 1 होता है, जैसा कि हमने देखा कि सीसेट तो क्वालिफाइंग है, तो आपका प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आता है वो जीएस पेपर 1 के आधार पे आता है। उसमें हमने कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, सिलेबस का ये हमने सब देखा। अब हम बात करते हैं आखिर डिफरेंट सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस का क्या रेशियो रहता है। तो देखिए आपके सामने एक चार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं 2011 से लेके 2019 तक का डिफरेंट सेक्शन से जीएस पेपर उनमें कितने-कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो इस चार्ट से आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की तो 2011 में देयर वर 13 क्वेश्चन, इसके बाद फिर 2012 में 26 जस्ट डबल्ड हुए, इसके अलावा फिर 28, 20, 29। अब हम बात करें 2018 और 2019 की, 2018 में इस सेक्शन से 28 क्वेश्चन थे और 2019 का जो पेपर था वहां से उस पेपर में 22 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। इसी तरीके से हिस्ट्री की बात करें तो ऑन एन एवरेज 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री सेक्शन से रहते हैं प्रीलिम्स के पेपर में। इसी तरीके से ज्योग्राफी का ऑन एन एवरेज 10 से 15 क्वेश्चन आपका जो है वो ज्योग्राफी सेक्शन से रहते हैं। पॉलिटी के देखिए 2019 में 15 क्वेश्चन थे, तो मिनिमम 7 से लेकर मैक्सिमम इसमें 22 क्वेश्चन 2017 में थे, तो मिनिमम 7 से लेकर 22 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से रहे। तो ऑन एन एवरेज लगभग 15 क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटी सेक्शन से पूछे जाते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमी का जो सेक्शन है वहां से लगभग वही 15 से 18 क्वेश्चन का एवरेज रहता है। इसके अलावा बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो लगभग 7 से 10 क्वेश्चन का एवरेज इसमें रहता है और ईवीएस जो है वहां भी हम देखें तो 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो हर साल इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। अब इस चार्ट को देखने के बाद एक चीज क्लियर है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी में ये चीज प्लान कर सकते हैं किस सेक्शन को आपने कितना वेटेज देना है। अब देखिए इतने सारे टॉपिक्स हमने देखे, अब इक्वली सब टॉपिक पे कमांड करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट अगर हम देखें इस चार्ट को तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो डेफिनेटली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर उन पे हमने कमांड कर ली तो वी कैन इजीली क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जाम। तो इस चार्ट से आपको यही हेल्प मिलेगी, इसको आप अच्छे से स्टडी करिएगा और जिससे आपको अपनी स्ट्रेटेजी मेकिंग में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। अब हम बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स की, आखिर प्रीलिम्स के एग्जाम में कट ऑफ कितना रहता है। तो देखिए कैटेगरी वाइज इस चार्ट में कट ऑफ आपको दिया हुआ है। जैसे कि 2018 में जनरल का कट ऑफ 98 था, 2017 में 105 था, फिर 116, 107, यानी कि 2018 में काफ़ी कम गया, बट ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि 110 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में तो यू विल बी इन सेफ जोन, ऑलराइट, फॉर जनरल कैंडिडेट। इसी तरीके से ओबीसी का 2018 में 95 गया, एससी का 86 गया और एसटी का 82। तो कैटेगरी वाइज और ईयर वाइज यहाँ पे कट ऑफ दिया हुआ है, ये भी आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में कुछ हेल्प जरूर करेगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए। ये फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। सबसे पहले जब भी आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए कि सबसे पहले आप सिलेबस को स्टडी करें एंड आफ्टर स्टडिंग सिलेबस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर इसमें आपको टाइम लगता है, 1 वीक लगता है, 10 डेज लगते हैं, 15 डेज लगते हैं, लगने दीजिए, बट आपके लिए बहुत जरूरी है। ओनली देन यू कैन मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। आपने सिलेबस नहीं समझा, आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को एनालाइज नहीं किया, तो फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक से क्वेश्चंस आखिर कैसे आने हैं। तो मेरा सजेशन है कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो 10 दिन 15 दिन जितना भी टाइम लगता है उसको लगने दीजिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करिए
उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये भी कर सकते हैं कि आपने सिलेबस को देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए, तो आप पूरे सिलेबस को कैटेगराइज कर लीजिए। आप 3 कैटेगरी बना लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ऐसे टॉपिक रखिए जहां से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, ऑलराइट। तो उनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, उनको जितना आप अच्छे से कवर करेंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसी तरीके से जो सेकंड कैटेगरी है, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, ऐसे टॉपिक्स को रखिए जहां से हर 1-2 साल में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ऑलराइट। तीसरी कैटेगरी में आप ऐसे टॉपिक्स रखिए जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट अगर आपके पास टाइम है तो आपको उन टॉपिक को भी एक बार एटलीस्ट 1 टाइम आप उसको हल्का सा देख के जरूर जाएं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन को अटेंड करने की हालत में रहें। देखिए, स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। बिना स्ट्रेटेजी के आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ते तो सभी हैं, बट क्या सभी का एग्जाम निकलता है? एग्जाम वही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं जिनकी स्ट्रेटेजी बेटर होती है, जो पढ़ते कम है लेकिन कॉन्क्रीट पढ़ते हैं, एकदम उनको पता होता है कि व्हाट टू रीड, उनको क्या पढ़ना है एंड हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है। अब वो पढ़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ऑलराइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें यहीं से स्टार्ट करिए, ठीक है। इसके बाद डू नॉट फॉलो एनी वंस स्ट्रेटेजी, मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी डेवलप कीजिए, किसी ने कुछ बताया उसको फॉलो मत करिए। अगर आपको मॉर्निंग में उठ के पढ़ने की आदत नहीं है तो किसी के कहने पे मत पढ़िए बिल्कुल। अगर आपको नाइट स्टडी की आदत है तो आप प्लीज रात को ही पढ़िए। किसी ने कह दिया कि नहीं सुबह पढ़ के जो है वो चीजें याद रहती हैं और आप उठ के सुबह पढ़ रहे हो लेकिन आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट। तो अपनी स्ट्रेटेजी, अपने वीक पॉइंट्स, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आप खुद बेटर तरीके से जानते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। फिर मेक योर शेड्यूल एंड स्टिक विद दैट। एक बार आपने शेड्यूल बना लिया तो हमेशा उसमें डेविएशन नहीं होना चाहिए, बस आपने पढ़ना है तो पढ़ना है। सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। स्वाध्याय जिसे सेल्फ स्टडी कहते हैं, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, बेशक आपने कहीं कोचिंग कर ली, कुछ भी कर लिया, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रीड स्टैंडर्ड बुक्स। आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बुक्स इकट्ठी नहीं करनी है। योर रिसोर्सेज शुड बी लिमिटेड एंड रिलेवेंट। कम पढ़िए, कॉन्क्रीट पढ़िए। मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज को परचेज करने से पहले या उनको अवेल करने से पहले अच्छे से सोच लीजिए कि क्या वो बुक जो आप ले रहे हैं वो आपके लिए जरूरी है या नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा, जस्ट 1 or 2 रिसोर्सेज फॉर अ टॉपिक। एक टॉपिक के लिए 1 या 2 रिसोर्सेज इनफ होते हैं, उससे ज्यादा पढ़ेंगे तो इट विल क्रिएट मोर एंड मोर कंफ्यूजन, राइट। एंड फोकस ऑन रिवीजन। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन आप जरूर करते रहिए, अदरवाइज बहुत चांसेस है कि आप उसको जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पीछे की चीजों को भूलते चले जाएंगे, राइट। इसी तरीके से अपने बनाए हुए नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, आप बेटर होगा कि आप उसके नोट्स मेकिंग करें, प्रिसाइज फॉर्म में करें। ये इसलिए जरूरी है कि एग्जाम से ठीक पहले आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा कन्वीनियंस अपने बनाए हुए नोट्स से मिल जाएगी। अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। इन पे बहुत ज्यादा अपना टाइम मत वेस्ट करिए। जितना जरूरी हो उतना ही आप इनका यूज करें, अदरवाइज नहीं। प्रैक्टिस एमसीक्यू सो दैट यू कैन असेस योरसेल्फ। कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप जब भी आपको टाइम मिले अपनी हैबिट में शामिल करिए, उनको जरूर करिए, जिससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा ठीक ठाक कवर है या मुझे इसमें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, राइट। एंड लास्टली, यूपीएससी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। यूपीएससी के बारे में आप कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड, ये यूपीएससी के बारे में कहा जाता है ना। सो मेरा सजेशन है कि प्लान योर स्ट्रेटेजी, हैव फेथ इन गॉड एंड इन योरसेल्फ एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर हार्ड वर्क, ऑलराइट। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ये बात आप माइंड में रखें। One important key to success is self-confidence, and important key to self-confidence is preparation. So this is all about this video lecture. होप ये वीडियो आपको यूपीएससी एग्जाम पैटर्न को समझने, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने और अपनी स्ट्रेटेजी मेकिंग में डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।